ट्राई करें। देवांशु, कार्बन को ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा? कार्बन ऐड कर दिया इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, व्हाट हैपेंस टू कुछ द फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सर सॉलिड है ना कार्बन, तो उसकी कंसंट्रेशन तो 1 ही रहेगी, तो उससे कुछ फर्क नहीं कार्बन पड़ेगा। सॉलिड है तो इसको ऐड करें या रिमूव करें उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, यस लेकिन अगर हम सारा का सारा कार्बन भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर से हटा लें तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा अपन बोलेंगे। हालांकि रिएक्शन के होने के यस लिए कुछ ना कुछ कार्बन का होना तो जरूरी है। तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। म्यूट कर लो अपने आप को। और कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल्स हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगे। टेम्परेचर को रेज किया, उत्सव बताओ क्या होगा? सर कम हो जाएंगे मोल्स। टेम्परेचर को रेज किया, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से फेवर नहीं होती है एक्चुअली। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस टेम्परेचर बढ़ाने से फेवर होती हैं। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगी। इस तरह के केसेस में आप ये भी सोच सकते हो कि हीट को आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पर लिख लें। जैसे अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आप हीट को प्रोडक्ट साइड पर शामिल कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट इज लाइक अ प्रोडक्ट बिकॉज हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट इज लाइक अ रिएक्टेंट। बस समझने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को लेफ्ट साइड में प्लेस कर सकते हो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट को राइट साइड में प्लेस कर सकते हो। फिर सोचो, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप एक तरह से हीट प्रोवाइड कर रहे हो और हीट यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में है। और हम ये जानते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड्स जाती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में अगर अपन हीट दे रहे हैं तो नेट रिएक्शन यहाँ पर बैकवर्ड्स जाएगी, गोज बैकवर्ड्स। और बैकवर्ड जाएगी तो मोल्स डिक्रीज होंगे। ठीक है, और आगे वाले पार्ट्स में डिसाइड करें। मोल्स डिक्रीज होंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज किया। काव्य तुम बताओ। सर डिक्रीज होंगे। वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पर ध्यान रहे, प्रेशर प्रेशर पूरे डिक्रीज सिस्टम का डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो सभी गैसेस का प्रेशर डिक्रीज होगा। और इस रिएक्शन में दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। काव्य तुम्हारा आंसर क्या है? नेट रिएक्शन किधर जाएगी? सर बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड क्यों जाएगी? सर क्योंकि अपन का जब वॉल्यूम बड़ा होता है प्रेशर कम होता है तो सर अपन उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पे अपने मोल्स कम होते हैं गैस के। प्रेशर तो ऑलरेडी कम हो गया है, अगर मोल्स कम वाली दिशा में जाओगे तो प्रेशर और भी कम हो जाएगा। टू इंक्रीज टोटल प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज होने से अगर स्ट्रेस आया है, प्रेशर डिक्रीज होने से अगर स्ट्रेस आया है तो प्रेशर इंक्रीज करके ही वो स्ट्रेस हटाया जा सकता है। और यहाँ पर और नेट रिएक्शन हायर गैस मोल्स की दिशा में जाएगी, goes in the direction of higher gas moles, which in this case is forward direction. ध्यान रहे, कार्बन को डेल्टा एनजी फाइंड करते समय कार्बन को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन सॉलिड है। तो अगर आप देखें डेल्टा एनजी तो यहाँ पर 1 है, और अगर डेल्टा एनजी 1 है इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में मोल्स ऑफ गैस ज्यादा हैं, और उस वजह से गैस मोल्स बढ़ाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, और फॉरवर्ड जाएगी तो मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज होंगे। कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट।
और मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कांस्टेंट रहेंगे। कैटलिस्ट के बारे में कुछ बातें मैंने लेक्चर में बताई थी, फिर कैटलिस्ट का रोल इक्विलिब्रियम आने से पहले है, इक्विलिब्रियम आने के बाद में नहीं है। इक्विलिब्रियम पर पहुंची हुई रिएक्शन को कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम से हटा नहीं सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस बराबर हो जाते हैं, और कैटलिस्ट दोनों के रेट्स बढ़ाता है। अगर वो फॉरवर्ड का रेट 1 मिलियन टाइम्स बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड का रेट भी 1 मिलियन टाइम्स बढ़ाएगा, लेकिन इसके बाद भी ये रेट्स बराबर ही रहेंगे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। एक और बात यह है कि कैटलिस्ट को यूज करने से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनते, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे दो फ्रेंड्स एक रोड के ऑपोजिट एंड्स पर रहते हों और रोज अपने घर से निकलते हों और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलते हों। यूजुअली वो धीरे धीरे आते थे, फिर भी बी की स्पीड थोड़ा ज्यादा रहती थी शुरू में, इस वजह से बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता था, और सपोज वो इस पॉइंट पर मिलते थे, लेकिन एक दिन दोनों को जल्दी थी तो दोनों ने अपनी स्पीड 10 गुना बढ़ाई, दोनों ने ही बढ़ाई। तो सवाल यह है कि वो कहाँ मिलेंगे? उसका जवाब यह है कि उसी पॉइंट पर मिलेंगे, लेकिन जल्दी मिलेंगे। ठीक है ना? तो इसी तरह से कैटलिस्ट को यूज करने पर होता है, इक्विलिब्रियम उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आता है पर फास्टर आता है। तो कैटलिस्ट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर यूजुअली। हालांकि कुछ केसेस में हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी यूज करते हैं रेट्स को स्लो डाउन करने के लिए, बट नॉर्मल कॉनोटेशन जो है ना वो स्ट्रेट इंक्रीज करने वाला ही है कैटलिस्ट के लिए। फिफ्थ वाला पॉइंट, नियॉन गैस इज एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बारे में सोचें, तितीक्षा आप बताओगे? मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज होंगे क्यों? सर क्योंकि वो रिएक्टेंट्स का जो प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स वो डिक्रीज होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, तो मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज सही होनी है। चाहिए। इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हो कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर दो चीजें कांस्टेंट हैं और एक को बदल रहे हो तो चौथे वाले पर फर्क पड़ेगा ही। अगर अपन टोटल प्रेशर कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, लेकिन नियॉन गैस ऐड कर दें, तो नियॉन गैस को ऐड करते ही अचानक से मोल्स तो बढ़ ही जाएंगे ना। एट द इंस्टेंट ऑफ एडिंग नियॉन गैस मोल्स बढ़ जाएंगे, और अगर मोल्स बढ़ जाएंगे तो उसका सीधा सीधा असर वॉल्यूम पर पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल मोल्स ऑफ गैस एट द टाइम ऑफ एडिंग नियॉन गैस बढ़ जा रहे हैं, और टोटल मोल्स अगर बढ़ गए तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो पहले से प्रेजेंट गैसेस का प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर भी कम होगा। पर इफेक्ट जो है वो प्रोडक्ट साइड पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर गैसियस स्पीशीज ज्यादा हैं। इफेक्ट रिएक्टेंट्स पर भी पड़ा, प्रोडक्ट्स पे पड़ा, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा पड़ेगा, तो प्रोडक्ट साइड का प्रेशर ज्यादा कम हो जा रहा है, ऐसा सोच सकते हैं अपन। तो प्रेशर नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी इस केस में, नेट रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। और अगर वो फॉरवर्ड जाएगी तो मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाएंगे। सिक्स्थ वाले पार्ट में नियॉन गैस अपन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर ऐड करने से प्रेशर बढ़ जाएगा, टोटल प्रेशर। जिस रूम में बैठकर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो उस रूम की वॉल्स रिजिड होंगी मोस्ट प्रोबेबली, तो अगर इस रूम में एक और गैस आ जाती है तो उसका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन पहले से प्रेजेंट गैसेस का प्रेशर थोड़ी चेंज होगा। जैसे मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में ये रिएक्शन हो रही है N2 + 2O2, जहां पर आप हो वहां पर डेफिनेटली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसेस तो होंगी ही, और उनमें रिएक्शन हो रही है, NO2 बन रहा है, और उसके बाद उस कमरे में अपन हीलियम गैस भी ऐड कर दें, तो हीलियम गैस के आने से इन गैसेस के प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
क्योंकि आपके रूम के वॉल्स रिजिड हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और जब तक वो चीजें नहीं बदलेंगी तब तक इनके पार्शियल प्रेशर्स नहीं बदलेंगे, और जब तक रिएक्टिंग गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स नहीं बदलते तब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। तो सिक्स्थ वाले केस में इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड and moles of carbon monoxide also will remain the same. इस तरह से अपन डिसीजंस लेते हैं, डी चैटेलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। होपफुली आप लोग कर पा रहे हो अपने लेवल पर। एक और क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो गैसेस चैप्टर का है। इनफैक्ट वो गैसेस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। #54 नंबर के पेज पर, हो सकता है आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो। हाँ नमित माथुर बोलो। नमित आपको कुछ पूछना है? नो सर, वो गलती से ऑप्शन पे क्लिक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 59 ट्राई करो। Everyone, if you have not tried, attempt it for 1 minute, then we will discuss. To an evacuated vessel, मतलब एक वेसल जिसमें पहले कोई गैस नहीं थी, हाँ एक मूवेबल पिस्टन जरूर लगा हुआ था, एक्सटर्नल प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर का, उसमें 0.1 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, 0.1 मोल ऑफ हीलियम गैस एंड 1 मोल ऑफ एन अननोन कंपाउंड जिसका वेपर प्रेशर 0.68 एटमॉस्फेयर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। कंसिडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज क्लोज टू, तो जो उस वेसल में भरी हुई गैसेस है उनका वॉल्यूम क्या होगा? ध्यान रहे पिस्टन मूवेबल है और पिस्टन तभी रुकेगी जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएं। पिस्टन तभी रुकेगा जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएं। जब तक वो बराबर नहीं है तब तक पिस्टन मूव करेगा। इसका मतलब जब आप का पिस्टन रुका है तब गैस जो इनसाइड प्रेजेंट है उनका भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया है। हीलियम का और जो दूसरी गैस प्रेजेंट होगी उसका मिलाकर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया है। इस फैक्ट का आप यूज कर सकते हैं। IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेट तो आप लोगों के पास है ही, उसी में से देख के सॉल्व करें। आई एम कमिंग टू द व्हाइट बोर्ड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपको वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी मैंने वेपर प्रेशर के बारे में बात करी थी। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाते हैं, जिस मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं, गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, उसी रेट से मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी होने लगे, तब हम बोलते हैं कि एक इक्विलिब्रियम आ गया है। और उस इक्विलिब्रियम की स्थिति में ऊपर वाले वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ऊपर वाले स्पेस में जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। अगर सोचा जाए तो वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह है। ध्यान से देखना, जैसे इस कंटेनर में लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज रेट ऑफ इवेपोरेशन and rate of backward reaction which is rate of condensation have become equal. इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूं
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो वो P ऑफ H2O के बराबर ही होगा, ठीक है ना। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो प्रेशर क्रिएट होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक तरह से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करते तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होता। इसका मतलब ये जो प्रेशर आ रहा है ये भी फिक्स्ड है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसी प्रेशर को अपन वेपर प्रेशर कहते हैं। अलग अलग टेम्परेचर्स का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। आपके सेट में एक टेबल भी गिवन है, अलग अलग टेम्परेचर्स पर वाटर के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं। वेपर प्रेशर तो हर लिक्विड का होता है अपना, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। अगर आप सेट में ऑब्जर्व करोगे तो आपको पेज नंबर 21 पर एक टेबल दिखाई देगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पर, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर दिया हुआ है। प्रथम, क्या ऐसी टेबल तुम्हें मिल पा रही है? और उस टेबल में एक बात ऑब्जर्व करो, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg है। 760 mmHg, जो कि 1 एटमॉस्फेयर होता है। 760 mm of Hg is 1 एटमॉस्फेयर। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, या ये कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये एक डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to external pressure. External pressure अगर 1 एटमॉस्फेयर हो तो बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मली हमारे आसपास 1 एटमॉस्फेयर है। हाँ, अगर आप एवरेस्ट के एक्सपेडिशन पर जाओगे, माउंट एवरेस्ट की हाइट पर जाओगे, तो वहां पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा। वहां पर प्रेशर हो सकता है 500 mmHg हो या 550 mmHg हो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो जो पानी हमारे आसपास 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है वो हाई एल्टीट्यूड्स पर जाकर हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करने लग जाए। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड्स पर जाकर खाना पकाने में दिक्कत आती है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। फिलहाल यहाँ पर आपको जो बात ऑब्जर्व करनी है क्वेश्चन में, वो ये है कि वेपर प्रेशर जो दे रखा है क्वेश्चन में वो 0.68 एटमॉस्फेयर दे रखा है। 0.68 एटमॉस्फेयर, जो कि 1 एटमॉस्फेयर से कम है। In the given question, vapor pressure is 0.68 atmosphere, which is lesser than 1 atmosphere. इसका मतलब जो अननोन कंपाउंड है वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा ना, तब तक उसका स्टेबल फॉर्म लिक्विड फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको जो 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड दे रखा है ना, वो 1 मोल अननोन कंपाउंड लिक्विड के फॉर्म में है। हाँ, उसका कुछ हिस्सा इवेपोरेट जरूर करेगा। उसके x मोल अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो 1 माइनस x मोल वेपर्स के फॉर्म में होंगे। पर यह गलती मत करना कि ये जो 1 मोल x कंपाउंड दे रखा है, नॉन कंपाउंड, ये पूरा का पूरा गैसियस स्टेट में है। ये इंटरप्रिटेशन गलत होगा। उसका ज्यादातर हिस्सा लिक्विड स्टेट में है, ये बात आपको समझनी होगी।
तो ऊपर वाले स्पेस में 1 माइनस एक्स मोल ऑफ वेपर्स हैं एंड 0.1 मोल ऑफ हीलियम है, और ये दोनों मिलाकर वॉल्स पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेयर है। प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस वेपर प्रेशर ऑफ द अननोन कंपाउंड, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तभी पिस्टन रुकेगा, एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। और जो वेपर प्रेशर होता है वो फिक्स्ड होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपको सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन अगर आप पानी ज्यादा भी लें तो भी वाटर का वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। पानी ज्यादा लो या कम लो, उससे वेपर प्रेशर इफेक्ट नहीं होता। पानी का सरफेस एरिया ज्यादा रखो या कम रखो, उससे भी वेपर प्रेशर इफेक्ट नहीं होता। वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स्ड होता है, जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पर वेपर प्रेशर 0.68 एटमॉस्फेयर दे रखा है। इसके चलते पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम जो आएगा वो 0.32 एटमॉस्फेयर आएगा। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम मिल गया। मोल्स ऑफ हीलियम भी हमारे पास हैं। मोल्स ऑफ हीलियम कितने हैं? 0.1। और टेम्परेचर भी हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी गैस के लिए प्रेशर, मोल्स और टेम्परेचर हमारे पास हो तो उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं क्या? अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर। वही आपको करना है, एक बार करके बताइए। श्लोक तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? यस सर। वॉल्यूम फाइंड करो। nRT अपॉन P, मोल्स हैं 0.1, R की वैल्यू 0.082 एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर 273 अपॉन प्रेशर विच इज 0.32। अच्छा, आपको एक और काम की बात बताऊं, 0 डिग्री सेल्सियस पर RT की वैल्यू 22.4 होती है। ये 22.4 आपको कुछ जाना पहचाना नंबर लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर RT की वैल्यू 22.4 होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, और नीचे अपन लिख रहे हैं 0.32। ये डिवीजन आप लोग करें, कुल मिलाकर अपन को 2.24 को 0.32 से डिवाइड करना है, और ये डिवीजन एग्जैक्टली हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 7। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम आया 7 लीटर्स। इसका आंसर वैसे भी इंटीजर में आना था, और जो वॉल्यूम हीलियम का है वही वॉल्यूम पूरे मिक्सचर का भी है, क्योंकि मिक्सचर में प्रेजेंट सारी गैसेस का वॉल्यूम सेम होता है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का वॉल्यूम 7 लीटर्स है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेपर प्रेशर और के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका थोड़ा पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। हाँ बोलो। सर ग्रीसर ने हमको एक इक्वेशन लिखवाई थी कि प्रेशर टोटल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ गैस। तो सर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, फिर उसको कहाँ काम में लेते हैं? वो तो डाल्टन्स लॉ ही तो है, मैंने भी तो अप्लाई किया है। हालांकि मेरी राइटिंग उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया है। हीलियम का प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। डाल्टन्स लॉ यही तो कहता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में सभी गैसेस अपने अपने पार्शियल प्रेशर्स इंडिपेंडेंटली अप्लाई करती हैं। तो अगर आपने किसी रिएक्शन के दौरान बहुत सारी गैसेस कलेक्ट करी वाटर के ऊपर, वाटर में कोई रिएक्शन हुई और गैसेस एस्केप करी, मान लो NH3 गैस एस्केप करी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप करी, तो इन गैसेस के अलावा वाटर के वेपर्स भी ऊपर होंगे। तो टोटल प्रेशर में आपको वेपर प्रेशर हमेशा अकाउंट में लेना पड़ेगा। जब भी आप गैसेस किसी लिक्विड के ऊपर कलेक्ट करें ओके सर। तो आपको वेपर प्रेशर तो अकाउंट में लेना ही है।
और वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स्ड होता है, ठीक है ना, वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। यस सर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बोलो। यस सर। चलिए ठीक है, अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रेशर क्यों नहीं हमने टोटल प्रेशर में इंक्लूड किया? हाइड्रोजन, इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन का है? सर वन था ना मैं क्वेश्चन में, मैंने शायद से एक बार अपन क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का 59th क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं है, ठीक है। चलिए देवांशु। हाँ वैभव बोलो। तो एक्सरसाइज 141 में तो मतलब केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, तो बहुत ज्यादा मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो अब उसको कैसे करें? एक्सरसाइज शीट में कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा अनरीजनेबल कैलकुलेशंस हो सकती हैं, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अपन को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट नंबर से डील करना पड़ता है, तो उसको एक्सेप्ट करें। कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो तुम? सब 41 41। हाँ 41 की कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है, और उसमें 10 की पावर्स ऊपर वाली काफी छोटी आ सर रही है। मतलब सर मेनली इनमें पावर्स को देख के ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ना, या फिर मतलब हाँ ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन को क्वेश्चन देख के? रहेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी, मान के चलो। क्वेश्चन बनाने वाला भी इंसान है मेरे जैसा, तो मैं नहीं बनाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, डोंट वरी। यूजुअली हम चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो, हम आपको कैलकुलेशन में आधा घंटा उलझाना नहीं चाहते। इस वाले क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मैंने भी कैलकुलेटर से ही किया था, ठीक है ना। और सर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 40 और 41 पैराग्राफ क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 2 में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यस सर, ये वो अगर आप सॉल्व करने जाओगे, जिसने भी ट्राई किया हो, क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और उसको सॉल्व करने के लिए आप अजम्पशन भी नहीं ले पाएंगे, बिकॉज केपी इज नाइदर वेरी स्मॉल नॉर टू लार्ज। तो उस केस में आपको ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे, मतलब हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शंस सिलेक्ट करने में ज्यादा स्मार्ट है तो आपका पहला ही ट्रायल हिट कर जाएगा, अदरवाइज एटमैक्स 4 ट्रायल्स करने के बाद आपको आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शंस का यूज करें, ऑप्शन भी आपकी मदद के लिए दिए हुए हैं। इस बात को लेकर परेशान ना हो कि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, और उसको सॉल्व करने जाएं भी नहीं, वो सॉल्व नहीं होगी, वो डिफिकल्ट इक्वेशन, वहां पर कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो ऑप्शंस को यूज करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। अब तुम्हारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने? सर 40th एक्सरसाइज 2 का 40th 40th क्वेश्चन। पैराग्राफ क्वेश्चन। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें मेरा आंसर 1.82 आ केस की वैल्यू, और पीछे क्या दे रखी है? सर 4.0 ऑप्शन दे रखा है। आप श्योर हैं आपने केसी ही फाइंड किया है, केपी तो नहीं फाइंड कर लिया है? सही कौन सा है? ओके सर, मैंने केपी गलती से केपी फाउंड कर लिया। ओके सर, आपको केसी फाइंड करना है, तो Yes, केसी sir, इज वो इक्वल टू गलती केपी से अपॉन KP आरटी टू द पावर डेल्टा एमजी। और इस वाले क्वेश्चन में आप वो एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो अपन ने क्लास में डिराइव किया था, केपी अल्फा और टोटल प्रेशर वाला रिलेशन। वो आया था मेरे ख्याल से 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टाइम्स पी, ये यूज करेंगे। और यही वाला एक्सप्रेशन आपको सेकंड पार्ट में भी काम आएगा। एट व्हाट टोटल प्रेशर विल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी 10%, क्योंकि केपी तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो केपी आप फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके होंगे। चाहे अल्फा कुछ भी हो जाए, जब तक टेम्परेचर नहीं बदलता तब तक केपी नहीं बदलेगा। तो फर्स्ट पार्ट का केपी आप यूज कर लो, और अल्फा की वैल्यू 0.1 पुट कर दो, और फिर पी फाइंड करो, ठीक है ना। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप केपी के एक्सप्रेशंस दोनों जगह इक्वेट कर दो। देखो एक बार आपको अल्फा दे रखा है 0.483, 0.483, 4 टाइम्स 0.483
का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.483 का स्क्वायर टाइम्स P, सपोज P1, और दूसरी बार 4 टाइम्स 0.1 का स्क्वायर, मतलब Kp की वैल्यू मत पुट करो, एक्सप्रेशन से इक्वेट कर दो, अपॉन 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर टाइम्स P2। तो आप अल्फा के फॉर्म में एक्सप्रेशन से इक्वेट कर दो, P1 आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप P2 फाइंड कर लोगे। वैभव कर लोगे क्वेश्चन? यस सर। और सर 42nd क्वेश्चन में वो जो HCl में सॉलिड दे रखा है, और अगर ऑप्शन नहीं, मतलब वो आंसर से mistake है, देखे तो वो mistake। गैस होनी चाहिए। मिस्टेक है Okay. डेफिनेटली। HCl विल बी गैस, और वो फर्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है। एवरीवन प्लीज नोट क्वेश्चन नंबर 42 में फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड के डिसोसिएशन से अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस बनी, वही मान के चलना है। तो 42nd क्वेश्चन के लिए राइट हैंड साइड में दोनों सब्सटेंसेस गैसेस हैं। हर्षल, तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे पहले, पूछ लो। सर दो क्वेश्चंस थे, एक तो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2 लास्ट क्वेश्चन 49, और एक लेक्चर डाउट था। पहले लेक्चर डाउट पूछ लो। सर लेक्चर डाउट के अंदर आज हमने सर हमने आज सर मुझे वो समझ नहीं आया था कि हमने आज z इज इक्वल टू उसके अंदर p vm आइडियल को हमने लिख दिया था ना कि RT अपॉन p, तो हाँ, p हमारा उसके अंदर रियल वाला था, तो सर p रियल ही क्यों लिया हमने, p आइडियल क्यों नहीं लिया? वहाँ पे हम आइडियल को देख रहे हैं तो हम p रियल ही क्यों लिया? यही तो मैंने इतनी देर तक एम्फेसाइज किया था लेक्चर में। इसको वीएम आइडियल इसलिए कहेंगे क्योंकि अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन यूज करी है। अपन प्रेशर और टेम्परेचर ये वैल्यूज चीज तो तो समझ में आ गई सर, हाँ, इसीलिए इसको आइडियल कहेंगे। बट जो प्रेशर लिया है हमने इसमें, आइडियल प्रेशर कहां से लाओगे? आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर इस बलून में अभी सपोज 1 मोल गैस भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, और इस बलून का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, और इस बलून में प्रेशर सपोज 0.5 एटमॉस्फेयर है। ठीक ना, ये रियल वैल्यूज हमारे पास है, अपन ने बैरोमीटर से प्रेशर रीड किया हुआ है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर रीड किया हुआ है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भरी हुई है। एक काम तो आप पहले ये करोगे, इसका वॉल्यूम मेजर कर लो। जो आप मेजर करोगे वो रियल वॉल्यूम है, अपने पास रियल वैल्यूज ही तो होंगी। आप आइडियल प्रेशर कहां से लेकर आओगे? आपको बस ये फाइंड करना है कि अभी जो टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है और अभी जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है उस पर अभी तो वॉल्यूम ये आया है, लेकिन अगर गैस आइडियली बिहेव करती तो इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पर उसका वॉल्यूम क्या होता? आपको दोनों के लिए कंडीशन सेम ही तो रखनी पड़ेगी। जो रियल वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर प्रेशर है वही टेम्परेचर और प्रेशर आइडियल वॉल्यूम के लिए रखना पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो जो टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है और जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है उसी प्रेशर पर अगर गैस आइडियल होती तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती। इसको वीएम आइडियल इसलिए कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया है, बाकी वैल्यूज तो रियली पुट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? उसी तरह से ये रियल प्रेशर है। यस सर। फिर अपन बोलें कि अभी जो प्रेशर एग्जिस्ट, अभी जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है उस पर ये प्रेशर आया है, अगर इसी वॉल्यूम और इसी टेम्परेचर पर आइडियली गैस बिहेव कर रही होती तो कितना प्रेशर अप्लाई करती? उसको अपन पी आइडियल कहेंगे। तो पी आइडियल जो कैलकुलेट होगा वो रियल वैल्यू से ही कैलकुलेट होगा। जो टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, जो मोलर वॉल्यूम आया है, उस पर अगर गैस आइडियली बिहेव करती तो इतना प्रेशर लगाती, अभी इतना लगा रही है बैरोमीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये रियल प्रेशर और ये आइडियल प्रेशर है।
अगर रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से Okay. छोटा आता है तो फिर गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट माने जाएंगे। ये सब बातें आगे और समझ में आ जाएंगी। तो Z का एक्सप्रेशन Vm रियल And अपॉन sir, Vm exercise 2 आइडियल का भी है। question number last. सुन लो एक बार, Vm रियल अपॉन Vm आइडियल भी है Z का एक्सप्रेशन, और P रियल अपॉन भी है। ये दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं और ये ध्यान रखना। हाँ आप बोलो। Sir, 49 exercise 2 का question number 49. Yes sir. इसमें आपको एक रिएक्शन दे रखी है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन, Kc की वैल्यू दे रखी हाफ। द अबव इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन अ 1 लीटर फ्लास्क, तो वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका मतलब मोल्स ही मोलैरिटीज हैं। इक्विलिब्रियम पर 2 मोल्स A और B के प्रेजेंट हैं। अगर B का 1 मोल और ऐड कर दिया जाए तो AB2 के कितने मोल्स ऐड किए जाएं जिससे कि A के मोल्स चेंज ना हो। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ओके सर, बट फिर भी कंफ्यूजन होता है कि कितने मोल्स को कैसे रिलेट करूं, तो कैसे करना है उसको relate? पहले बस तो आप आप हिंट दे दो, मैं समझ जाऊंगा। पहले तो आपके पास Kc की वैल्यू है, वहां से आप AB2 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लो। A2 और B2 की कॉन्सेंट्रेशन तो आपको, सॉरी A और B की कॉन्सेंट्रेशन तो आपको दे रखी है। A के भी 2 मोल्स प्रेजेंट हैं और B के भी 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, और Kc की वैल्यू है हाफ। यहां से अगर अपन आगे बढ़ें तो AB2 की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है 4 मोलर। तो रिएक्शन ये है, A + 2B गिव्स AB2। जो मोल्स हैं वही मोलैरिटी है क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। तो शुरुआती इक्विलिब्रियम में मोलैरिटीज ये हैं, ठीक है। उसके बाद अपन B का 1 मोल ऐड कर रहे हैं, मतलब ये 2 है और ये 3 हो गया। अब AB2 के कितने मोल्स ऐड कर दें, 4 में अगर अपन X अमाउंट ऐड करें तो हम चाहते हैं कि A के मोल्स चेंज ना हो। A के मोल्स चेंज नहीं होने का मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता तो फिर A के मोल्स में कोई ना कोई चेंज आता। अपन ने B के मोल्स तो एक्सटर्नली बढ़ाए हैं, AB2 के मोल्स भी अपन एक्सटर्नली बढ़ा रहे हैं, लेकिन A के मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब्ड रहता है। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता तो A के मोल्स में डेफिनेटली चेंज आता। तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी 4 + x अपॉन 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Kc विच इज हाफ। तो यहाँ पर QC अभी भी Kc के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ से आप x फाइंड कर ओके सकते हैं। सर, कर लोगे? ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके, गौरव वर्मा बोलो। बिफोर एक्सरसाइज 1 का प्रोसीजर क्या होगा? विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या प्रोसीजर होगा? इसमें तो सिंपल Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। एक्सरसाइज 1 या एक्सरसाइज 2? एक्सरसाइज 1। ओके, एक्सरसाइज 1 में आपको मीन मोलर मास का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा पहले तो अल्फा के टर्म्स में। इस वाले क्वेश्चन में m जो है वो PCl5 का मोलर मास है। ये गिवन नहीं है पर अपन को ये इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि m जो है वो PCl5 का मोलर मास है, और फिर अपन मीन मोलर मास फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर का m और अल्फा के टर्म्स में। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं। अगर आप मीन मोलर मास फाइंड करने जाओगे तो वो m/1 + अल्फा आएगा।
क्या तुम ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लोगे? उसके बाद जब अपन यस सर। मिक्सचर के लिए डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अपन आइडियल गैस इक्वेशन से Pm/RT अप्लाई करते हैं। ये वाले इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे आती है वो तो समझ जाओगे ना। PV = nRT को अपन P = CRT लिख सकते हैं। C इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और फिर इसको अपन मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोलर मास भी लिख सकते हैं। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोलर मास लिख दें तो मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं। तो यहां से डेंसिटी का एक्सप्रेशन बनता है Pm/RT। और अगर पूरे मिक्सचर की डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो मीन मोलर मास यूज करेंगे। मीन मोलर मास हो जाएगा m/1 + अल्फा, m/1 + अल्फा टाइम्स RT। तो यहां से अगर तुम आगे बढ़ोगे तो अल्फा का एक्सप्रेशन वही मिल जाएगा जो गिवन है, मिल जाएगा ना, ρ = Pm/1 + अल्फा टाइम्स RT। और जहां तक अगले पार्ट का सवाल है उसमें वेपर डेंसिटी दे रखी है। वेपर डेंसिटी वैसे बाय डेफिनेशन डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होती है। ये तो वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन है, लेकिन आमतौर पर हम मानते हैं कि हमने जो डेंसिटी है ना वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर फाइंड करी है। इफ बोथ गैसेस आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उनकी डेंसिटी में सिर्फ मोलर मासेस के कारण फर्क आता है, और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 होता है। प्रैक्टिकली वेपर डेंसिटी का यही एक्सप्रेशन काम आता है, मोलर मास अपॉन 2। देखो डेंसिटी है Pm/RT। If two gases are present at the same pressure and temperature, then the only difference in density can come from their molar masses. तो यहाँ पर डेंसिटी का रेशियो एसेंशियली मोलर मास का रेशियो हो जाएगा, और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है। तो यहाँ से अपन को वेपर डेंसिटी को डबल कर देना चाहिए, तो अपन को मीन मोलर मास मिल जाएगा। वेपर डेंसिटी 62 दे रखी है, डबल करेंगे तो 124 ग्राम्स पर मोल। ध्यान से देखो लाइन में लिखा हुआ है कि मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है, तो अपन को जो मीन मोलर मास मिलेगा वो भी मिक्सचर का मिलेगा, मतलब मीन मोलर मास मिलेगा। और फिर ये जो मीन मोलर मास यहां से मिलेगा इसको यहां पुट कर देना, यहां पुट कर दोगे तो फिर आपको डेंसिटी P/डेंसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। ओके सर, यस सर। और बोलो, एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। वनीज बोलो। Exercise 2.24. फिर से बोलो एक बार, which question? Exercise 2 का question 24-25. 24, 25, 34. 34। हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन का भी यूज आएगा। आप सब लोग भी ध्यान से पढ़ें जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है। Progress of the following equilibrium is established by reaction with K2Cr2O7 in acidic medium. तो SO2 और O2 की रिएक्शन हो रही है और SO3 बन रहा है। Before O2 is mixed, SO2 required 1 mole of K2Cr2O7, and after taking the same quantity of SO2 and 2 moles of O2 in 1 liter flask at 300 Kelvin, equilibrium mixture required 1 mole of K2Cr2O7. तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि SO2 जो है वो Cr2O7 के साथ रिएक्ट कर जाता है, और मैंने इसकी रिएक्शन आपको रिडॉक्स रिएक्शंस वाले चैप्टर में लिखवाई भी हुई है। अगर आप नोट्स में जाकर देखेंगे तो SO2 ऑक्सीडाइज होकर SO4 2- बनाता है और डाइक्रोमेट आयन रिड्यूस होकर Cr3+ में बदल जाता है, और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद आपको दे रखा है कि जितना शुरू में SO2 था उसको कंज्यूम करने के लिए 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन चाहिए होता था।
अगर इसके 1 मोल है तो SO2 के कितने मोल्स रहे होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। डाइक्रोमेट के मोल्स से SO2 के मोल्स फाइंड कर लोगे वनीज, तो वो तो इसके इनिशियल मोल्स होंगे, इनिशियल मोल्स। और उसके बाद जब रिएक्शन हो गई, SO2 और O2 के बीच में रिएक्शन हो गई और इक्विलिब्रियम आ गया, तब SO2 को कंज्यूम करने के लिए 1/3 मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट चाहिए होता था। तो इन 1/3 मोल्स के लिए SO2 कितना रिक्वायर्ड होता होगा, ये भी फाइंड कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस करें। यस सर। फिर बैलेंस करने के बाद अगर Cr2O7 के 1 मोल होते हैं तो SO2 के कितने मोल्स कंज्यूम होते हैं ये फाइंड कर लो। और अगर 1/3 मोल्स होते हैं तो कितने मोल्स कंज्यूम होते हैं ये फाइंड कर लो। इससे आपको इनिशियल मोल्स मिलेंगे और इससे आपको फाइनल मोल्स मिलेंगे। और अगर आप इनिशियल और फाइनल मोल्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको चेंज इन मोल्स मिलेगा। आप दिमाग लगाओ, अगर SO2 के मोल्स का चेंज मिल जाए तो O2 के मोल्स का चेंज फाइंड हो जाएगा क्या? और O2 Yes, के sir. मोल्स का चेंज फाइंड हो जाए तो SO3 के कितने मोल्स बने होंगे वो भी फाइंड हो जाएगा। तो इसके अपन को इनिशियल मोल्स पता चल गए, फाइनल मोल्स पता चल गए, तो चेंज पता चल जाएगा। और O2 के शुरू में मोल्स 2 हैं और इसका भी चेंज पता चल जाएगा क्योंकि स्टोइशियोमेट्री से हम चेंज रिलेट कर सकते हैं। SO3 के शुरू में मोल्स 0 हैं और इसके भी फाइनल मोल्स मिल जाएंगे। अगर इन सबके फाइनल मोल्स मिल जाएं और वॉल्यूम तो 1 लीटर दे ही रखा है तो अपन Kc फाइंड कर सकते हैं, जो कि अपन से सेकंड पार्ट में पूछा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि? सर तो इसमें दो कंसेप्ट्स मिक्स हो रहे हैं। एक तो रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन अप्लाई करनी। ठीक है, कर लोगे? यस सर। सॉल्व करना एंड सेंड योर अटेम्प्ट टू मी ऑन व्हाट्सएप। सर यस हाँ देवांशु बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर सर Kc की वैल्यू दे रखी है, लेकिन मतलब लास्ट में कुछ मिसप्रिंट है क्या? Kc की वैल्यू 490 दे रखी है एट T केल्विन। मुझे नहीं लगता सर, कोई मिसप्रिंट है। सर तो ये टेम्परेचर और केल्विन के लिए है, मतलब T के एट जो T लिख रखा है। केल्विन। अच्छा टेम्परेचर T है मतलब। हाँ, टेम्परेचर यहाँ पर अपन 5 जो क्वेश्चन में यूज कर रहा है वही मान लेंगे, 550 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो 550 डिग्री सेल्सियस दे रखा है वही टेम्परेचर मान लो, अदरवाइज तो हो नहीं पाएगा। ठीक है ना? ओके सर। सर हाँ तन्मय बोलो। सर एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 43 में सर एक लड़का समझ में आया सर, इसमें बोल रहा है passes in the equilibrium with the solid is 0.225 bar। तो सर सॉलिड का प्रेशर अपन मतलब केबी में तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो सर मतलब इसका रिलेशन क्या है क्वेश्चन के साथ? लेकिन इक्विलिब्रियम तो सॉलिड और गैसेस के बीच में ही आ रहा है ना। The total pressure of the gas is in equilibrium with the solid. Gases are in equilibrium with the solid. The rate at which ammonium carbamate is getting converted into gases becomes equal to the rate at which the gases are converting into the solid. So equilibrium is being established between solid and gas. बस ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की कि इस सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। अच्छा, तो सर सॉलिड का थोड़ी कोई प्रेशर होगा? नहीं, सॉलिड का प्रेशर नहीं होगा। केपी के एक्सप्रेशन में सॉलिड का प्रेशर नहीं लेंगे। कर लोगे? यस सर। चलिए ठीक है सर। हाँ एक एक करके बोलो। हाँ समर्थ बोलो। सर X2 का क्वेश्चन नंबर 10 में ए ऑप्शन क्यों नहीं आंसर हो? क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2, सब लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 10, NH3 और H2O की रिएक्शन हो रही है, NH4 प्लस और OH माइनस बन रहा है और पूछ रहा है कि which of the following will increase the percentage of ammonia that is converted into NH4 plus in H2O। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को कौन बढ़ाएगा, कौन सा चेंज रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा? एडिशन ऑफ NaOH। NaOH तो यहाँ पर OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा
NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और पानी में जाकर फुल्ली OH माइनस आयंस में ब्रेक हो जाता है, और OH माइनस आयंस समझ में आ गया, वो मैंने गलती कर दी। तो रिएक्शन बैकवर्ड्स जाएगी, ठीक है ना। यस सर। और बाकी पार्ट्स हो जाएंगे। यस सर। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज Sir. के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की लैंग्वेज भी अच्छे से समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 20, क्लोज्ड वेसल है जिसमें अमोनियम कार्बामेट अपने वेपर्स के साथ, मतलब गैसेस के साथ इक्विलिब्रियम में है। अमोनिया इज एडेड सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नाउ इक्वल्स द ओरिजिनल टोटल प्रेशर। तो यहां पर इक्विलिब्रियम, दो इक्विलिब्रियम सिचुएशंस बताई गई हैं। पहली इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो है जिसमें अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट हुआ था। अमोनियम कार्बामेट का अमाउंट तो बताएंगे नहीं, लेकिन अगर CO2 का प्रेशर P0 क्रिएट हुआ था तो NH3 का प्रेशर 2P0 क्रिएट हुआ होगा। दिस वाज ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। और जो दूसरा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है उसमें अमोनिया ऐड कर दिया गया है, और अमोनिया का अब नया जो पार्शियल प्रेशर आया है वो ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर है। अमोनिया इस तरह से ऐड किया गया कि जब वापस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो अमोनिया का खुद का प्रेशर ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर हो गया था। तो आपको बताना है कि टोटल प्रेशर अभी जितना है और ओरिजिनली जितना था उसका रेशियो क्या है। तो NH3 का अभी का प्रेशर 3P0 है, तो CO2 का कितना रहा होगा वो आपको फाइंड कर लेना है Kp इक्वेट करके, क्योंकि Kp तो सेम ही रहेगा। इन वैल्यूज की मदद से जो Kp आएगा और इन वैल्यूज की मदद से जो Kp आएगा वो सेम ही आएगा। तो Kp को इक्वेट करोगे तो CO2 का प्रेशर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ P0। ट्राई कर लेना। ओरिजिनली टोटल प्रेशर सर हाँ बोलो प्रांशु। सर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में अगर CO2 का P0 माना है तो 2NH3 मतलब NH3 का 2P0 क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों के दोनों NH2COO NH4 से बन रहे हैं, अमोनियम कार्बामेट से ही बन रहे हैं। तो जितने मोल्स CO2 के बनेंगे उसके डबल मोल्स NH3 के बनेंगे। बोलो हाँ या ना। जितने मोल्स CO2 के बनेंगे उसके डबल मोल्स NH3 के बनेंगे या नहीं, अमोनियम कार्बामेट के डिसोसिएशन से। सब वो तो हम जब चेंज लिखते हैं तब ऐसा लिखते हैं ना उनकी कोफिशिएंट से। हाँ, लेकिन शुरू में अगर ये दोनों जीरो ही थे और दोनों के दोनों अमोनियम कार्बामेट से ही बने हैं तो जितना CO2 बनेगा उसका डबल NH3 बनेगा। हाँ ठीक है सर, आ गया समझ, ठीक है। और प्रेशर्स में भी 1:2 का रेशियो होगा। आ रही ओके है सर, बात ओके ना? आ गया। यस सर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 में भी दो इक्विलिब्रियम सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड हैं। इसकी लैंग्वेज को भी अच्छे से समझना होगा। 20th क्वेश्चन अगर कर लिया तो 21st भी हो जाना चाहिए। आप लोग अपने लेवल पर ट्राई करिएगा। और बोलो वैभव। तो अभी देवांश ने जो क्वेश्चन पूछा 37 सर 36 टेम्परेचर का रोल क्या, मेरे को तो सर बिना उसके भी निकल गया है टेम्परेचर के। हाँ सही है, क्योंकि इसमें 37 ऑप्शंस में जो है ना सर इनिशियल टोटल प्रेशर तो इक्विलिब्रियम मानना है ना कि 12.4 इसमें एक्चुअली क्या है कि इक्विलिब्रियम तो होगा। Kp और Kc बराबर ही हैं। डेल्टा Ng 0 है, तो कोई सा भी टेम्परेचर हो Kp और Kc बराबर ही हैं। तो टेम्परेचर तो पिक्चर से एलिमिनेट ही हो रहा है। टेम्परेचर गिवन हो या ना गिवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में टेम्परेचर भले ही मेंशन नहीं हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। सर 37 में भी यही बिना टेम्परेचर के हो जाएगा। हाँ 37 में भी बिना टेम्परेचर के हो जाएगा। एक बार Kp की वैल्यू आ गई अपने पास, उसके बाद अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक का प्रेशर x मान लो तो दूसरे का 12.4 माइनस x हो जाएगा, और Kp के एक्सप्रेशन में पुट कर दो और सॉल्व करो, ठीक है ना।
और सर इस मतलब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18th 18th ओके, SO3 के डिसोसिएशन वाला यस सर। याद करो, इस वाली रिएक्शन के लिए मैंने क्लास में अल्फा के टर्म्स में मीन मोलर मास का एक्सप्रेशन लिखवाया था, यस याद है तुम्हें? मीन मोलर मास तो निकल जाएगा सर। हाँ, So, मीन मोलर मास निकाल लो, डेंसिटी के फॉर्मूला में पुट करो, डेंसिटी इज इक्वल टू रो m बार अपॉन RT। सब वो तो आ जाएगा, डिसोसिएशन कैसे कितना हुआ है, फाइनल मीन मोलर मास आ गया मेरा, उसके बाद डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे कितना हुआ है? देखो, डेंसिटी है Pm बार अपॉन RT, और m बार यहाँ पर लिख पाएंगे, अगर आप नोट्स भी जाकर देखोगे तो m बार लिखा गया था m नॉट, जो कि SO3 का मोलर मास है, अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो m नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 टाइम्स RT। तो इस वाले इक्वेशन में अब अल्फा ही तो अननोन है। देखो ध्यान से, आपको डेंसिटी गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है, यस सर, अल्फा नो, टेम्परेचर गिवन है, m नॉट Yes, आप sir. जानते ही हो, सो अल्फा इज द ओनली अननोन इन दिस इक्वेशन। बस अल्फा फाइंड कर लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर होगा। कर लोगे? अच्छा ओके सर। सर इसमें वैल्यूज क्या पुट करी थी मैंने? तो जैसे m फाइनल को इक्वेट इनिशियली 80, मतलब क्या लेना क्या है, इनिशियल मोलर मास क्या है? देखो, इनिशियल मोल्स आप 1 Relative मानो, molar 2 mass, मानो, उससे कोई फर्क initial नहीं में क्या पड़ता, लेना? मीन मोलर मास का एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। आप मीन मोलर मास का एक्सप्रेशन सर मैंने डिराइव 1 करने के लिए माना था इनिशियली। हाँ, सर शुरू में 1 मानोगे मोल्स, तो बाद में सर मैंने 1 माना इनिशियली, तो उससे मेरा क्या बोलते हैं m, मैंने उसको इक्वेट कर दिया था मोलर मासेस को, मास सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, वही तो करेंगे। सर मेरी इक्वेशन बनी, इनिशियल 80 होगा, इनिशियली तो 80 होगा मास, क्योंकि सर 1 मोल लिया और SO3 का मास 80 होता है। ठीक है, और अल्फा बाई 2 मोल्स हो जाएंगे, और क्या बोलते हैं 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू मोलर मास हो जाएगा फाइनल में जो आएगा। m बार हो जाएगा 80 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। सर फाइनल जो मोलर मास है मैंने उससे निकाल लिया था, PV इक्वल्स टू NRT से, वो मैंने फाइनल मोलर मास निकाल लिया, मीन मोलर मास, हाँ, और यहाँ और पर इस पुट कर इक्वेशन दिया। में पुट कर दिया, तो इससे मेरा आंसर नहीं आ रहा। वही बात है, जो मैंने किया है वही है। आप एक m बार का एक्सप्रेशन अप्लाई फाइंड कर लो और डेंसिटी के एक्सप्रेशन में पुट कर दो। डेंसिटी का एक्सप्रेशन भी आइडियल गैस इक्वेशन से ही आया है, आना चाहिए आंसर। तो आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, सर एक बार आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। हाँ, सॉल्यूशन सेंड कर देना, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रो इज इक्वल टू PM अपॉन RT, और m यहाँ पर मीन मोलर मास है, मीन मोलर मास को लिख देना m नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2, और बस वहां से सब चीजें गिवन है, अल्फा ही फाइंड करना है। ठीक है, ओके एनीबॉडी एल्स? हाँ रिद्धिमा बोलो। सर ये डिग्रीशन के क्वेश्चन में है ना, अल्फा का एक्सप्रेशन जरूरी है, मतलब एक बार फिर बोलना। सर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस में अल्फा एक्सप्रेशन डिराइव करना जरूरी है, मतलब बिना उसके भी आ रहा है। बिना उसके कैसे फाइंड किया? उससे सर आ नहीं रहा था, मतलब अल्फा का एक्सप्रेशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना। ओके, अल्फा का एक्सप्रेशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा, या फिर आप टोटल मोल्स शुरू में 1 मान के चल लो, और बाद में आइडियल गैस इक्वेशन से फाइनल मोल्स फाइंड कर लो, तो फाइनल मोल से भी पता चल जाएगा कितना डिसोसिएशन हुआ है। कहीं ना कहीं यस सर, मैंने है ना चेंज को रिलेट करके डेल्टा n अपॉन n से अल्फा मान लिया था उसको, फिर इनिशियल मोल्स 1 लेके उसमें चेंजेस की टर्म्स में लिख दिया था। ऐसे ही लिखा होगा आपने 1
मोल माल के 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा बाय 2। उसके बाद आपने टोटल मोल्स लिखे 1 प्लस अल्फा बाय 2, इन सबको ऐड कर दिया, 1 प्लस अल्फा बाय 2 टोटल मोल्स हो गए। उसके बाद आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी लगा सकते हो। मास तो कांस्टेंट ही रहता है, तो 1 मोल का जो मास शुरू में था वो 80 ग्राम्स था, 80 ग्राम्स बाद में भी रहेगा। फिर आप डेंसिटी और मास को यूज करते हुए वॉल्यूम फाइंड कर लो। वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। मास 80 ग्राम्स है और डेंसिटी आपको गिवन है, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, और प्रेशर भी आपको गिवन है, आर और टी भी गिवन है, और एन आप 1 प्लस अल्फा बाय 2 पुट कर दो, वहां से भी अल्फा आ जाएगा। कुल मिलाकर कैलकुलेशन लगभग उतनी ही करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर अपन मीन मोलर मास नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मीन मोलर मास लिख लो तो ये वाला एक्सप्रेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं डेंसिटी का। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए आप लोग, इसमें प्रॉब्लम क्या है, पीएम अपॉन आर टी, और मिक्सचर की बात हो रही हो तो एम बार, और एम बार का एक्सप्रेशन आसानी से डिराइव हो जाता है, यहाँ पर आ रहा है एम अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 टाइम्स आर टी। इस तरह से कर लो, या फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर लो, कैसे भी कर सकते हो। मीन मोलर मास का एक्सप्रेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है, पर कहीं ना कहीं अल्फा को पिक्चर में तो लाना ही पड़ेगा। आ रहा है आपको समझ में? ओके, और किसी के डाउट्स हैं तो पूछ लें। गैसेस के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रियल गैसेस के बारे में जो आज मैंने पढ़ाया, कितने लोगों ने लेक्चर देख लिया है? ओके, एक और क्लास में अपन लेक्चर खत्म कर देंगे। आज जो क्वेश्चन दिया है उसको डेफिनेटली ट्राई करिएगा। चलिए गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मान लो दो डिफरेंट गैसेस के लिए अपन ने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ किया है सेम टेम्परेचर पर। y एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर स्पीड है, और x एक्सिस पर स्पीड है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर स्पीड वर्सेस स्पीड। ये दो ग्राफ्स हैं। ये ब्लैक वाला ग्राफ सपोज गैस A के लिए, और ये ग्रीन वाला ग्राफ सपोज गैस B के लिए। इस ग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आंसर करें। Which gas molecules have higher average speed? किस गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड ज्यादा है? टेम्परेचर दोनों के लिए सेम लिया है अपन ने, ध्यान रहे, बोथ ग्राफ्स हैव बीन ड्रॉन एट द सेम टेम्परेचर। Which gas has higher molar mass? Thirdly, which gas diffuses faster under identical conditions? And fourthly, which gas corresponds to greater area below the speed distribution curve? किस केस में एरिया बिलो द कर्व ज्यादा है?
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अपन फास्टर आंसर कर सकते हैं। भूमिका, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? दोनों ग्राफ सेम टेम्परेचर पर ड्रॉ किए गए हैं। भूमिका जैन, फर्स्ट पार्ट का आंसर अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। कौशल तुम बताओ। सर गैस बी। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोग हाइट से देखने लग जाते हैं, हाइट ए वाले में ज्यादा है, लेकिन अपन को एक्स एक्सिस पर स्पीड मिल रही है, उसी से अपन को जज करना है। ये जो मैक्सिमा है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कोरिस्पॉन्ड करता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से थोड़ा ज्यादा होती है एवरेज स्पीड, और उससे भी थोड़ा ज्यादा होती है आरएमएस स्पीड। तो बी के कोरिस्पॉन्डिंग एवरेज स्पीड ज्यादा मिलेगी ए से कंपेयर करें तो गैस बी gas B molecules have higher average speed. Which gas has higher molar mass? तो अगर अपन एवरेज स्पीड के फॉर्मूलाज देखें 8RT अपॉन पाई m, तो टेम्परेचर सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, फर्क सिर्फ मोलर मास से पड़ रहा है। तो जिस गैस का मोलर मास ज्यादा है उसकी एवरेज स्पीड कम होगी, और वो ए के लिए कम दिख रही है, इसका मतलब गैस ए का मोलर मास ज्यादा है। वनीज, थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? Under the same conditions of temperature and pressure, which gas effuses faster? Which gas? जिसकी एवरेज स्पीड ज्यादा है वही फास्टर इफ्यूज करेगी। इफ रेट ऑफ इफ्यूजन एसेंशियली स्पीड से रिलेटेड है और गैस बी की एवरेज स्पीड ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ इफ्यूजन भी फास्टर होगा। विच ग्राफ हैज ग्रेटर एरिया बिलो इट? तितीक्षा, आप बताएंगे। ग्रेटर एरिया बिलो द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस ग्राफ में है? तितीक्षा। सर शायद सेम होना चाहिए। वैभव। सर इसमें मेरे को बस ये डाउट था कि प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अपन ने कुछ वो तो दे ही नहीं रखा कि मोल्स के बी के कितने मोल्स हैं। इसमें फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, और ये जो एरिया बिलो द कर्व है ये आपको टोटल फ्रैक्शन देगा। टोटल फ्रैक्शन, अगर आप सारे फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस एक्चुअली यूनिटी आएगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है NV डिवाइडेड बाय कैपिटल N। NV डिवाइडेड बाय कैपिटल N। NV इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर अ गिवन स्पीड, और इसको n से डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर अ गिवन स्पीड मिलेगा कि इस स्पीड रेंज में 1/10 ऑफ द पार्टिकल्स हैं, इस स्पीड रेंज में 1/20th फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं। पूरा एरिया फाइंड करते हो तो आपको बताया गया होगा कि एरिया आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता अगर यहाँ पर फ्रैक्शन की जगह नंबर लिखा होता, लेकिन यहाँ पर अभी फ्रैक्शन लिखा है तो यहाँ पर आपको टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, एंड टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी 1। सारे फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करेंगे तो यूनिटी आएगा। तो सारे फ्रैक्शंस अपन चाहे गैस ए के लिए ऐड करें या चाहे गैस बी के लिए ऐड करें, सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस इज 1। ठीक है ना वैभव, ये बात समझ में आ रही है? तो एरिया बिलो बोथ कर्व्स इज एक्चुअली द सेम फॉर बोथ ग्राफ्स। ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के जो नोट्स लिखे हुए हैं अपने सेट में, ये अच्छे लिखे हुए हैं, ध्यान रहे इनको आप एक बार प्रॉपरली रीड जरूर करें। पेज नंबर 31 32 पर अच्छी थ्योरी लिखी हुई है और उसको पढ़ना समझना जरूरी है, और फिर डाउट्स हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन।
नेक्स्ट लाइव क्लास में अपन रियल गैसेस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एसिड बेस इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे, ठीक है। और अगला जो सेल्फ असेसमेंट है उसमें अपना सारा ही सिलेबस आ रहा है, बट ऑब्वियसली आई विल गिव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द लेटर टॉपिक्स, ठीक है ना। जो पिछले 2-2.5 महीने में कराया उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।